नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। अपन ने साइंस का थर्ड चैप्टर जो अपना धातु और अम्ल है, उसमें अपन ने धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ चुके हैं और अपन धातुओं की कुछ क्रियाएं भी पढ़ चुके हैं, रासायनिक गुणधर्म भी पढ़ चुके हैं। अपन दो पढ़ चुके हैं, पहला था जल के साथ अभिक्रिया और दूसरा था धातुओं का दहन। अब अपन तीसरे नंबर पे आते हैं। अपना जो तीसरे नंबर वाला जो गुणधर्म है, वो तीसरे नंबर वाला है अपना धातुओं की अम्ल के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया है? अम्ल के साथ क्रिया। इसकी धातुओं की, इसकी है धातुओं की, किसकी है दोस्तों? धातुओं की। तो आइए अपन देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। अपन पिछली क्लास के अंदर साइंस का थर्ड चैप्टर धातु और अधातु के अपन कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ चुके हैं। आइए अब अपन आते हैं धातु के रासायनिक गुणधर्मों में। थर्ड नंबर वाला जो गुणधर्म है, धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो उसके अंदर क्या होता है, क्या परिणाम निकलता है, आइए अपन यहाँ पे देखते हैं। तो देखो, धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया, यदि कि जो धातु होती है, ये धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। यानी कि जो धातु होती है, ये धातु अम्ल के साथ मिलती है, उनके साथ अभिक्रिया करती है और लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। तो देखो, जब लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है तो इसकी एक सीधा सा फॉर्मूला है। ठीक है, इसकी एक समीकरण बना रखी है मैंने। तो आइए अपन यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या है। इस परिभाषा को अपन इस छोटी सी समीकरण के माध्यम से समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। धातु, धातु के साथ में क्या मिला? अम्ल। ये बीच में यहाँ पे प्लस का निशान है। ठीक है, धातु और अम्ल आपस में मिले और धातु और अम्ल के आपस में मिलने से क्या बना अपना? एक तो लवण बना और दूसरा बना अपना हाइड्रोजन गैस बना। तो दोस्तों, इसका एक उदाहरण यहाँ पे दे रखा है। पहला उदाहरण, ये जो mg है, mg को अपन पहले भी पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ने वाले हैं। mg का मतलब मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। तो अपन देखते हैं, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों आपस में मिलते हैं तो ये मैग्नीशियम है। ये मैग्नीशियम क्या है? धातु है। क्या है? ये धातु है। और जो अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2HCl है, ये क्या है? अम्ल है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, आपस में मिलने से इनके अंदर अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया के दौरान दो नए उत्पाद बनते हैं। पहला बनता है लवण। लवण जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड है, जिसका सूत्र होता है MgCl2। क्या होता है? MgCl2। ठीक है, ये तो हो गया अपना लवण। और साथ में जो हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस का सूत्र अपन को अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है? H2। क्या होता है? H2। तो अपन इस समीकरण के अंदर अपन ने देखा है कि जो एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिली और मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण किया और साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया। तो अपन कह सकते हैं कि जब जब भी धातुएं अम्ल के साथ मिलती है तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। इसका एक उदाहरण और नीचे में लिखा है। ये उदाहरण है अपना, देखो, Zn, जिसको अपन जिंक भी कहते हैं, और ये OHCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि जिंक जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ये ZnCl, यानी कि जिंक क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे जो जिंक है, ये जिंक क्या है? ये जिंक क्या है? धातु है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? ये एक अम्ल है। क्या है? ये अम्ल है। जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड क्या है? ये एक लवण है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस क्या है? गैस है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि धातुएं अम्ल के साथ मिलती है और अम्ल के साथ मिलने के बाद में क्या करती है? ये लवण और जल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? लवण और जल का निर्माण करती है। आगे बात समझ में, धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब आइए अपन देखते हैं कुछ और टॉपिक है अपने पास। ये तो हो गया अपने धातुओं का अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब अपन देखते हैं, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो अपन
ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि जब धातु लवण के साथ मिलती है तो क्या होती है, अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है, क्या नया उत्पाद बनता है, तो अपन वही देखने वाले हैं यहाँ पे। तो आइए देखते हैं अपन। ये है अपना धातु, ठीक है। यानी कि चौथा जो गुणधर्म है अपना धातु का, वो चौथा गुणधर्म है अपना धातु की धातु लवण के साथ क्या होती है, क्रिया होती है। यानी कि जो धातु होती है वो धातु लवण के साथ क्रिया करती है, और उस क्रिया के दौरान क्या होता है, तो आइए देखते हैं कि सभी धातुओं की क्रियाशीलता में अंतर होता है। यानी कि जितनी भी धातु होती है वो सब, उन सब की क्रियाशीलता अलग अलग होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। आइए देखते हैं। अधिक क्रियाशील जो धातु होती है वो अधिक क्रियाशील धातु अपन से कम क्रियाशील धातु उसके यौगिकों के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देते हैं। यानी कि होता क्या है कि जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो अधिक क्रियाशील धातु क्या होती है कि जो कम क्रियाशील धातु होती है उसके यौगिकों के विलयन या फिर गलित अवस्था से क्या होता है, उनको विस्थापित कर देती है। यानी कि उनको उस स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पे भेज देती है। ठीक है, ये हो गई अपनी धातुओं की लवण के साथ अभिक्रिया। इसका एक यहाँ पे उदाहरण देने का है, धातु ए प्लस धातु बी दोनों आपस में मिलेंगे और लवणीय विलयन का निर्माण होगा वो ए, और लवणीय विलयन धातु का निर्माण होगा वो बी। ठीक है, अब अपन देखते हैं यहाँ पे अगला जो टॉपिक है अपना, वो अगला टॉपिक है अपना एनोडीकरण। अगला टॉपिक क्या आने वाला है अपना, एनोडीकरण। तो आइए देखते हैं अपन एनोडीकरण में क्या होता है। ये है अपना एनोडीकरण। एनोडीकरण, ये एनोडीकरण है, ये एनोडीकरण होता क्या है आखिरकार। तो आइए अपन एनोडीकरण के बारे में देखते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है, ये काम कैसे करता है। तो देखो, एक धातु होती है एल्यूमिनियम। कौन सी धातु होती है, एल्यूमिनियम धातु। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। यानी कि एनोडीकरण जो है, ये एनोडीकरण क्या है कि एल्यूमिनियम के ऊपर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपनी एनोडीकरण कहलाती है। यानी कि इसमें होता कुछ नहीं है, एल्यूमिनियम के ऊपर मोटी एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की मोटी परत बनाते हैं, वही क्रिया एनोडीकरण है। और होता क्या है इसमें देखते हैं अपन, वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली ये पतली पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। यानी कि होता क्या है, देखो, ये लगे एल्यूमिनियम मोटी जो ऑक्साइड की परत बनती है वही एनोडीकरण है, और ये वायु के संपर्क में आती है। और वायु के संपर्क में आने के बाद में होता क्या है कि एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की क्या बनती है, एक पतली परत बनती है। ठीक है, क्या बनती है, एक पतली परत बनती है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इससे संक्षारण से बचाती है। यानी कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो पतली परत बनी है वो परत क्या करती है, एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाती है। यानी कि जंग लगने से या खराब होने से उसको बचाती है। जब ये उसको बचाती है तो इस परत को मोटा करके इसके संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु संपीड़ित अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। यानी कि होता क्या है कि एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए इसके ऊपर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनती है। जब ये परत जब ये वायु के संपर्क में आती है तो एक पतली परत बनती है। इस परत को और मोटा किया जाता है ताकि एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाया जा सके। और इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है कि एक एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को लिया जाता है। ठीक है, उस साफ वस्तु को एनोड बनाना है, तनु संपीड़ित अम्ल के साथ में इसका विद्युत अपघटन करवाया जाता है। और उस विद्युत अपघटन के द्वारा अपन एल्यूमिनियम को आराम से सुरक्षित रख सकते हैं। किसको सुरक्षित रख सकते हैं, एल्यूमिनियम को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपन अगला पॉइंट।
दोस्तों अगला पॉइंट अपना संक्रियता श्रेणी। ये संक्रियता श्रेणी क्या होती है, तो ये देखते हैं। धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोहित क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सूची प्राप्त होती है उसे संक्रियता श्रेणी कहते हैं। यानी कि होता क्या है कि धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है, ठीक है, उस क्रियाशीलता के आधार पर उनको अवरोही क्रम में जमाया जाता है। कैसे जमाया जाता है, वो अवरोही क्रम में जमाया जाता है। और अवरोही क्रम में जमाने के बाद में अपन को जो सूची प्राप्त होती है, जो लिस्ट अपन को प्राप्त होती है, जो क्रम अपन को प्राप्त होता है, उसी क्रम को अपन संक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रियता श्रेणी। यानी कि होता कुछ नहीं है कि धातुओं की जो क्रियाशीलता की जो मात्रा होती है, उसके आधार पर इन धातुओं को अवरोही क्रम में जमाया जाता है। अवरोही क्रम का मतलब क्या आता है, उल्टे क्रम में जमाया जाता है इनको। और जब ये उल्टे क्रम में जम जाते हैं तो अपन को एक लिस्ट प्राप्त होती है, एक सूची प्राप्त होती है। उसी सूची को अपन संक्रियता श्रेणी कह सकते हैं। अब देखते हैं अपन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है। देखो दोस्तों, कुछ धातुएं ऐसी होती है जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, और कुछ धातुएं ऐसी होती है जो सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो अपनी है सोडियम और पोटेशियम। कौन सी धातु है दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम को सोडियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसका एक खतरनाक बहुत ज्यादा विस्फोट होता है। इसी वजह से ये जलने लग जाता है। इसी वजह से इसको बचाने के लिए, विस्फोट से बचाने के लिए या जलने से बचाने के लिए इसको एक लिक्विड में डाला जाता है। उस लिक्विड को अपन केरोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, केरोसिन कहते हैं। यानी कि मिट्टी का तेल, जिसको अपन घासलेट भी कहते हैं। आइए देखते हैं, जब सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है सोडियम और पोटेशियम है, तो सबसे कम जो क्रियाशील धातु है वो कौन कौन सी है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जिसको गोल्ड कहते हैं अपन, यानी कि सोना। और दूसरे नंबर पे आती है अपने प्लेटिनम। क्या आती है अपने, पहले नंबर पे आता है सोना और दूसरे नंबर पे आता है अपना प्लेटिनम। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई अपनी संक्रियता श्रेणी के आधार पर अपने दो धातुओं, अपन यहाँ पे चार धातुएं देखी। दो धातुएं सबसे अधिक क्रियाशील देखी और दो धातुएं सबसे कम क्रियाशील देखी। सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी है, सोडियम और पोटेशियम। सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं कौन कौन सी है, गोल्ड, सोना और प्लेटिनम। अगली बात समझ में। अब अपन देखते हैं, यही पे अपना होता है धातु का जो टॉपिक है वो कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, अब आता है अपन अधातु के ऊपर। अधातु को पढ़ने के लिए अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।